हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। तो रिकरेंस रिलेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करके हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं वो हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप अपने गेट का PYQ उठा के देखोगे तो उसमें आपको हर एक ईयर में कम से कम एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जो कि इस टॉपिक से आता है। यानी कि कैसे होता है कि जैसे आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया जाता है, उस बोला जाता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी। तो आपको इसलिए ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए, मतलब ये वाला जो टॉपिक है एल्गोरिथम में, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अगर एग्ज़ाम की बात करें गेट की तो भी आता है, और अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो उसमें भी एक नया क्वेश्चन इससे आता है कि आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया जाता है, बोला जाता है कि इसको सॉल्व करो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैथड। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या अप्रोच रहने वाली है। मैं आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसके ऊपर, जिसके अंदर आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो बनते हैं गेट के लिए वो आपके सब हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी आप PYQ लगा लो या कुछ भी करो, आपको हर टाइप के क्वेश्चन क्या है बन जाया करेंगे। बस उसमें कभी कभार वैल्यू की चेंजेस हुआ करेंगे, वो आप खुद समझ जाओगे। जब 10 के 10 क्वेश्चन कर लोगे, 10-11 को जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो कर लोगे, उसका आप खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या बन सकते हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं। बहुत छोटे मोटे वो चेंजेस होते हैं, वो आप खुद समझ सकते हो, मतलब पहले से नहीं बता सकते, देखने के बाद ही पता चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग को। रिकरेंस रिलेशन को हम कैसे सॉल्व करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मैथड हैं जिनकी मदद से हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा रिकर्सिव ट्री मेथड। रिकर्सिव ट्री मेथड। और तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा मेथड है मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम। ओके, तो इन 3 मेथड की मदद से हम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो आगे चैप्टर आएगा डिवाइड एंड कॉन्कर, उसमें ज़्यादातर हम मास्टर थ्योरम का हम यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी टाइप की रिकरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो जाती है। मास्टर थ्योरम जल्दी आंसर आपको दे देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर थ्योरम ही हर रिकरेंस रिलेशन में लग जाए। मास्टर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स वाले रिकरेंस रिलेशन पर ही लगती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रिकरेंस रिलेशन पर ही सिर्फ और सिर्फ मास्टर थ्योरम यूज़ होती है। सभी आप रिकरेंस रिलेशन सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग मास्टर थ्योरम। ठीक है, वो कैसे होती है, कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है, वो हम आगे देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले मेथड के ऊपर हम बात करते हैं, एक एक करके फिर सब पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अभी आप अपने नोट्स में भी लिख लो जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। जब आप थोड़ा यहाँ तक हम सेकंड टॉपिक तक पहुँचेंगे, उसका आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी थी और क्यों लिखी थी। तो जब आपका सिर्फ और सिर्फ वन फंक्शन कॉल हो, वन फंक्शन कॉल हो, तब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना। जब आपका वन फंक्शन कॉल हो तब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना। जब आपके मोर देन वन फंक्शन कॉल हो तो आपको रिकर्सिव ट्री मेथड लगाना है। ये चीज़ अभी आप लिख लो, क्या से क्या होना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी भी आपको बताऊँ, जैसे कि एक रिकरेंस रिलेशन मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक रिकरेंस रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 if n इक्वल टू 1 और t n-1 प्लस n if n इज़ ग्रेटर देन 1। ये मैंने एक रिकरेंस रिलेशन ले लिया। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये जो मेरा एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन कॉल है, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा। अगर ये ऐसे होता है, जैसे कि आपने फिबोनाची सीरीज़ देखी होगी, फिबोनाची सीरीज़ अगर आप रिकरेंस रिलेशन से सॉल्व करोगे, जिसने करी है उसको विजुलाइज करना है। जैसे फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, 0 1, अब इन दोनों का सम करके आगे लिखते हैं। 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 2 5 होता है। ऐसे करते करते हम फिबोनाची सीरीज़ बनाते हैं। आपने कॉलेज में ही बनाई होगी फिबोनाची सीरीज़, लेकिन रिकर्शन की मदद से इसको फिबोनाची सीरीज़ बनानी है। तो रिकर्शन की मदद से आप कोड लिखते हो, तो उसकी जो रिकरेंस रिलेशन है वो कैसे बनता है, वो उसका ऐसे होता है n if n इक्वल टू 0 या फिर n इक्वल टू 1 और t n-1 प्लस t n
माइनस टू इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये उसका क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन बनता है। अब इसमें देखो दो फंक्शन कॉल होता है, ये क्या बोल रहा है, दोनों बोल रहे हैं कि पीछे की n-1 वैल्यू लेके आओ, ये बोल रहा है n- दूसरी वैल्यू लेके आओ। अब जिसको ये कोड लिखा है जिसने रिकरेंस रिलेशन की मदद से फिबोनाची सीरीज़ का, उसको यार ये बात थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और तो देखो यहाँ पर क्या दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं, जिसको नहीं लिखा फिबोनाची सीरीज़ का कोड तो इस रिकरेंस रिलेशन को एक रिकरेंस रिलेशन मानो उसको। और उसमें क्या है, यहाँ पर दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं n-1 और n-2। तो इस पर मैं रिकर्सिव ट्री मेथड लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मोर देन वन फंक्शन कॉल हो। अगर इसमें 3 फंक्शन कॉल होते तो भी मैं रिकर्सिव ट्री मेथड लगाता। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल थोड़ी है, तो बस n लिखा है, ये हमारा फंक्शन कॉल है Tn-1। तो यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन कॉल है, तो एक फंक्शन कॉल है तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा एक फंक्शन कॉल है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर हमारे दो फंक्शन कॉल हैं तो हमारा रिकर्सिव ट्री मेथड यूज़ होगा। रिकर्सिव ट्री मेथड पे जब आएंगे तब उसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करने वाले हैं पहला। ठीक है, सबसे पहले जो हम 10-11 क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद चीज़ें आसान करते जाएंगे। तो अब हम इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। तो सीधा सिंपल यहाँ पर क्या लिखा है, 1 इफ़ n = 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तब 1 है, और ये रिकरेंस रिलेशन हमें दे रखा है। सीधा सिंपल इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ Tn-1 + n। ओके, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम तब तक इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, यानी कि इसमें हम तब तक वैल्यू पुट करते रहेंगे जब तक हमें अपना आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, तब तक हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे जब तक हमें अपना आंसर नहीं मिल जाता। कैसे करते रहेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है Tn-1 + n। अब आप क्या करो, n-1 को दोबारा इसके अंदर पुट कर दो, n-1 को n की वैल्यू अब रख दो। यानी कि अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि ये क्या है, फंक्शन कॉल है, n-1 की फंक्शन कॉल गई, यानी कि अब n की वैल्यू n-1 रख लो। यानी कि n की प्लेस में अब क्या आएगा, n-1, और ये -1 जो पहले से है -1 प्लस n की प्लेस में क्या रखा है हमने, n-1 रखा है, तो n-1। लेकिन ये जो पहले सोल्यूशन हो चुका है इसका जो +n है उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि जो पिछला जो सोल्यूशन का प्लस करके आया वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आप देख लो कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, उसके बाद आप क्या होगा, थोड़ा आपका क्लियर होगा लॉजिक कि क्या क्या कैसे कैसे अप्रोच करना है। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मैं माइनस का 2 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर से क्या करना है, फिर से सब्स्टिट्यूट करो, फिर से सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमें, n-1 फिर से n की वैल्यू कर देनी है, यानी कि क्या करना है, Tn-1 -2 प्लस, यहाँ पर भी n की वैल्यू n-1 रखो, n-1 -1 प्लस यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या रखो, n-1, और ये पहले की वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर उतर के, प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3। ठीक है, दोबारा हम फंक्शन कॉल करेंगे। अब n-1 फिर इसमें पुट करो, तो n-1 -3 प्लस n-1 -2 प्लस n-1 -1 प्लस n-1 प्लस ये वाला n दोबारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और n। अब यहाँ पर आप देखो ऐसी ही चीज़ें अब चलती जा रही हैं। अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि क्या चीज़ चल रही है, n-1 n, n-2 n-1 n, n-3 n-2 n-1 n। तो यहाँ पर 4 3 2 1 0 ऐसे करके चीज़ चल रही है, 1 0 2 1 0 3 2 1 0। ठीक है, बैक काउंटिंग से चल रही है, जो वैल्यू हम रख रहे हैं उसके एक एक माइनस करके पीछे पीछे आते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि कहाँ तक जाएगा ये जो रिकरेंस रिलेशन है, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कब तक होगा फंक्शन कॉल। हम मानते हैं कि कांस्टेंट टाइम तक क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम मानते हैं ये कि एक हमने कांस्टेंट ले लिया कि टाइम तक ये फंक्शन कॉल चलने वाला है।
टी एन माइनस के तक मैं इसको क्या करूँगा, फंक्शन कॉल होगा प्लस एन माइनस के माइनस वन प्लस एन माइनस के माइनस टू प्लस एन माइनस के माइनस थ्री, ऐसे करते करते एन तक ही जाएगा। इतना समझ में आया? सो जब हमने यहाँ पर k सब्सटीट्यूट करा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर n माइनस के, ये n माइनस के टाइम तक कॉल होगा, n माइनस के माइनस वन, जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ 3 फिर 2 फिर 1, यानी कि यहाँ पर k था तो k माइनस वन, के माइनस टू, और ये था 4, ये क्या k माइनस थ्री, ऐसे करते करते वो हो रहे थे। ठीक है, के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस थ्री, ऐसे करते करते n तक जा रहा था ये। तो वैसे अगर मैंने यहाँ पर k लिया है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, n माइनस, ये जो n है n माइनस के माइनस वन, यानी कि इससे 1 कम, फिर इससे 2 कम, इससे 3 कम, ऐसे करते करते n तक जाएगा ये, ऐसे करते करते ये n तक जाएगा। लेकिन अब बोलोगे कांस्टेंट की प्लेस में हम क्या रखें वैल्यू, ये जो n माइनस के है, ये जो n माइनस के है हमारा, इसमें क्या रखें? तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर इसको, जैसे यहाँ पर है हमारा n माइनस के, ये है, ये जो है n माइनस के, इसको हम किसके इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे 1 के। क्यों करेंगे 1 के इक्वल? क्योंकि n इक्वल टू 1 हमें गिवन है। जब हमारा n 1 के इक्वल हो जाएगा तब वो हमारी बेस कंडीशन को टच करेगा, है ना। आपने अगर रिकरेंसिलेशन, आपने रिकर्शन से कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया हो तो आपने उसमें बेस कंडीशन रखते हो कि रिकर्शन क्या करता है, बार बार उस फंक्शन को कॉल करता है, तो एक बेस कंडीशन आप रखते हो जिसमें जाके वो सेटिस्फाई होती है, फिर वो क्या करता है, कॉल बैक करता है। ठीक है, तो इसमें भी हमने बेस कंडीशन क्या है, अगर n हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा तो रिटर्न 1 ही कर देना है। तो हमें इस वैल्यू को देखना है, यहाँ पर जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू को नहीं देखना 1, ये वाला 1 देखा हमने, यहाँ पर जो 1 लिखा है यहाँ का 1 लिखा है। n इक्वल टू जब 1 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं हम, वो जब 1 के इक्वल है, यानी कि n माइनस के जो है जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे बेस कंडीशन को टच कर जाएगा। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k इक्वल टू 1 माइनस n, ये माइनस का k है तो k का इक्वल टू n माइनस 1, ये आ गई हमारी k की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ k इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस 1 हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, यहाँ से मिटा भी सकता हूँ, मैंने वहाँ पर लिख दिया, अपने नोट्स में ये ज़रूर लिख लेना। ठीक है, तो अब k की प्लेस में मैं n माइनस 1 वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो k की प्लेस में मैं n माइनस 1 वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 2, ऐसे करते करते अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसको नोट ज़रूर कर लेना कोने में कि कैसे निकला, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। n माइनस 1 माइनस 3, ऐसे करते करते n तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का अंदर आएगा तो माइनस का n और ये प्लस का 1 कर देगा। ठीक है, ब्रैकेट लग रहा है, ध्यान से देखना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो गया, प्लस करके 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, t तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, 3 हो गया। ऐसे करते करते ये क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते n तक चलेगा, ये n तक चलेगा। ठीक है, तो क्या सीरीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर 1 2, अब t इक्वल टू 1 है, t जब 1 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 रिटर्न करेगा, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा 1 ही है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये इसकी वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते 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 n तक जाएगा। तो किसकी सीरीज़ बन रही है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर बन रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर बन रहा है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, हमें याद है, 6th 7th में आपने पढ़ा ही होगा, n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड करने का। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब इसका सम कितना होता है, 5 5 10 5 15, तो इसका 15 होता है आंसर। लेकिन हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 बाय 2, तो कितना है, 5 एलिमेंट है, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 कितना, 6 अपॉन में 2 2 3 5 3 15, इस फॉर्मूले से भी हमारे क्या है, आंसर आ रहा है। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर,
इसको क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मैंने सीरीज़ को इसमें फॉर्मूले में कर दिया। अब इसको सॉल्व करूँगा तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कौन सा लेते हैं, सबसे बड़ी डिग्री जिसकी होती है उसको लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2 है, तो किसको लोगे, n स्क्वायर को तो लोगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी। तो इसकी हमने रिकरेंस रिलेशन की मदद, सब्स्टिट्यूशन, रिकरेंस रिलेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से कैसे हमने सॉल्व करा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सभी है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे k की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। आपको उसके अंदर वैल्यू रखते जानी है, तब तक रखते जानी है जब तक आपको कुछ सीरीज़ ना देखने को मिल जाए। सीरीज़ देखने को मिल जाएगी तब आपको k कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट फिर यहाँ पर जो वैल्यू है इसको किसके बेस कंडीशन के इक्वल करके देखना है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था वो। उसके बाद इसको आंसर पे पुट करने के बाद आपको सीरीज़ बनेगी, हर बार यही नहीं बनेगी, अलग अलग सीरीज़ बनेगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो क्या क्या सीरीज़ बन सकती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हर एक अलग अलग क्वेश्चन में। हर एक अलग क्वेश्चन कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग देगा। ये हमारा हो चुका है। आगे हम क्या सॉल्व करते हैं, आगे अब हम करते हैं इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। मैं चाहूँ तो यहीं पर चेंजेस करके दिखा सकता हूँ वैसे पूरा का पूरा एग्जाम्पल। अब इसी सेम को लेते हैं, लेकिन बस एक चीज़ चेंज कर देते हैं थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एग्जाम्पल 1 मान लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बस प्लस को हटा के मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। प्लस को हटा के मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 और 0, यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कर दिया मैंने यहाँ पर। अगर ये रिकरेंस यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं, बेस कंडीशन n इक्वल टू जब 0 पहुँच जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसको आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं तो अभी और एग्जाम्पल भी बचे हैं, और एग्जाम्पल में समझ लेंगे। Pn-1 मल्टीप्लाई n, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई को जब प्लस कर दिया है, यहाँ पर 0 0 कर दिया है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सिंपल वही स्टेप है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई n, ठीक है, n-1 को पुट कर दो, n-1 को पुट करा, फिर -1 ये लगाया, मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n, n-1 n की प्लेस में पुट करा तो ये हो गया, ये भी तो n है, इसमें भी n-1 पुट हुआ, और ये जो पहली की वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगा। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 हो जाएगा ये, तो माइनस का 2 लिख देता हूँ। इसमें अब n-1 फिर पुट करूँगा, n-1 -2 मल्टीप्लाई n-1, ये वाला -1 मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई ये वाला n आ जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3। अब बोलोगे वही पुरानी वाली सीरीज तो ही बन रही है, बस फ़र्क कितना है, फ़र्क बस इतना है फ़र्क बस इतना है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ फ़र्क थोड़ी है। माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, ये वही सीरीज़ बन रही है। मतलब वही सीरीज़ नहीं बनी, मल्टीप्लाई में अलग केस है, 4 3 2 1 0। ठीक है, वही सीरीज़ बन रही है। अब बोलोगे इसमें अब मैं समझ में आ गया, अब k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू मतलब कांस्टेंट पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, Pn-k मल्टीप्लाई n-k-1 मल्टीप्लाई n-k-2 मल्टीप्लाई n-k-3 मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते n तक पहुँचेंगे। ठीक है, ओके। n-k की प्लेस में क्या पुट होगा, अब यहाँ पर मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। n-k इक्वल टू क्या रखें, n-k इक्वल टू ये कंडीशन कब तक चलेगी, कौन सी वैल्यू जब हमारी कॉल होगी, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, बस वही चीज़ लिख रहा हूँ। n-k
इस फंक्शन कॉल में बेस कंडीशन जब जाएगी, बेस कंडीशन क्या है, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब वो बेस कंडीशन को टच कर जाएगा, तब बन देगा, है ना। तो ये जो है 0 के जब इक्वल होगा, 0 के जब इक्वल होगा तब हमारी बेस कंडीशन टच होगी, ठीक है। तो n माइनस के इक्वल टू 0, ये यहाँ से वैल्यू लिखी मैंने 0, ठीक है। तो यानी कि अब क्या करें, यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ कांस्टेंट की। कांस्टेंट इक्वल टू क्या आएगा, ये जाएगा प्लस में यहाँ पर, सॉरी ये माइनस प्लस का, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू n है। समझ में आया, k की वैल्यू हमें n पुट करनी है। और ये जो चीज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपका स्टैक स्पेस है, ठीक है। यानी कि इतना आपकी स्टैक जो है, यानी कि आप जो स्टैक होता है ना, यानी कि फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल के लिए क्या ज़रूरी होता है, स्टैक होता है। रिकर्शन के लिए, रिकर्शन में क्या होता है, स्टैक 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 बढ़ता जाता है। आपको पता ही होगा, एक फंक्शन कॉल स्टैक आया, दूसरा फंक्शन कॉल स्टैक आया, फिर तीसरा चौथा, ऐसे स्टैक बढ़ता जाता है। तो स्टैक कितना भरेगा ये भी पूछा जाता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू में ये पूछ ले कि इसमें स्टैक की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो बिग ऑफ n, ठीक है, ये है। पिछले वाले में जो थी वो उसमें आएगी। अब यहाँ पर k इक्वल टू n पुट कर सकता हूँ, यानी कि k की प्लेस में मैं n पुट करूँगा। n माइनस n मल्टीप्लाई n माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस n माइनस 3 मल्टीप्लाई n। कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा 0, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 3, ऐसे करते करते n, ऐसे करते करते क्या आएगा n तक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, अब आप खुद देखो, t इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या है 0, n इक्वल टू जब 0 हो जाता है तब 1 आएगा, यानी कि n की प्लेस में 0 वैल्यू जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीरीज़ क्या देख रहे हो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करते करते n तक मल्टीप्लाई। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है, पहले तो ये प्लस हो रहा था तो हमने कह दिया सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हर बार, लेकिन ऐसी सीरीज़ बने ज़रूरी नहीं है, हर बार साइन चेंज हो ये भी ज़रूरी नहीं है, हर बार अलग अलग सीरीज़ भी बन सकती हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देख सकते हो, लेकिन इसमें तो क्या है वही सेम था, बस हमने साइन चेंज करा था, तो यहाँ पर भी बस साइन चेंज हो गया है और कुछ वैल्यूज़ चेंज करी तो वैल्यूज चेंज हो गई है। अभी मैं पूरा ही रिकन्सिलेशन भी बदलूँगी, अभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट वाले ही हैं, ऐसा नहीं कि इसका कुछ काम ही नहीं है बस बेस क्रिएट करने के, ये भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, सब PY के लिए हैं। 1 2 3 ऐसे क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आपको पता होगा, अगर मैं आपसे कहूँ 5 का फैक्टोरियल बताओ तो आप बोल दोगे 120। अब मैं बोले 120 कैसा है, बोल दोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल बोल दूँ मैं, 4 का ही बोल देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, 4 का फैक्टोरियल बोल दूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब मैं बोलूँ n का फैक्टोरियल कितना होगा, तो बोलोगे n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे करते करते आप बोलोगे, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं बोलोगे तो ऐसे बोल दोगे 1 2 3 4 करते 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 n तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे सही लिखा मैंने, ठीक है। 1 2 3 का मल्टीप्लाई करते करते n तक जाओ, जैसे 5 था तो 1 2 3 4 करते करते 5 तक गए, तो ये भी क्या सीरीज़ इसकी जैसी नहीं दिख रही, 1 1 1 ऐसे करते n तक जाना है, तो ये किसका है, ये n फैक्टोरियल का है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n फैक्टोरियल, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n फैक्टोरियल, इसकी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ Tn इक्वल टू इतना, ये Tn जो ये लिखा है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, Tn इक्वल टू बिग ऑफ n फैक्टोरियल, यही इसकी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल दी। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। अब रिकर्सिव ट्री मेथड की मदद से हम कैसे निकालते हैं वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमारा आगे चलेगा। अभी बस हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आगे और भी बड़े बड़े सब्स्टिट्यूशन मेथड के आएंगे, उनको हम अगली वीडियो में करते हैं। अभी आज के बस इतना ही रखते हैं, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा 2 क्वेश्चनों को आगे, क्योंकि इनका भी काम आने वाला है। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।